हेलो क्लास, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, और इनिशियली यहीं से स्टार्ट भी होता है ये चैप्टर। ठीक है तो देखो, कूलॉम्स ने जो लॉ दिया था ये न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। और न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अगर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। कैसे, चलाओ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक, और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मास हमने मान लिया m1 और इसका मास मान लिया हमने m2। बोलो, ठीक, और ये कंडीशन दे दी कि m1 जो है लेस देन है m2 से। क्लियर बात? ओके। अच्छा, इन्होंने ये ज़रूर बताया कि इनके बीच जो सेंटर होगा, मतलब इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इन्होंने एक डिस्टेंस ली। किसने? न्यूटन ने। और वो डिस्टेंस मान ली r। ओके, और इन्होंने बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो अगर हम इसको f मानेंगे, इसको f मानेंगे, तो इसको हम -f मानेंगे। ओके, लेकिन ये माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ओके, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड न्यूटन ने दो कंडीशन दी, और वो दो कंडीशन क्या थी? इन्होंने बोला कि जो इनके बीच में f लगेगा, ठीक है, सॉरी, इनके बीच में जो f लगेगा, ओके, इनके बीच में जो f लगेगा, फोर्स लगेगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने एक इक्वेशन यहाँ से दी और दूसरी इक्वेशन बोली कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? ये फोर्स। पहली कंडीशन बताई कि जो फोर्स मिलेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरी कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने दो कंडीशन दी यहाँ पर। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दी। कंबाइंड इक्वेशन 1 और 2। देखो, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्पीड इसकी बढ़ा के देख लेना। ओके, कंबाइंड इक्वेशन 1 और 2 जब कंबाइंड किया तो यहाँ पर हमको फोर्स की एक कंबाइंड इक्वेशन मिली। तो फोर्स m1 m2 अपॉन r²। ओके, क्लियर हुई बात? अच्छा, हमको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर इसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेता है। ठीक, और न्यूटन ने उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया? g। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया और यहाँ पर g आया और m1 m2 अपॉन r²। ये हमको एक इक्वेशन न्यूटन से मिल गई। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको g को बोल दिया गया यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोल दिया गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर बात? अच्छा, एक बात और समझो, फोर्स दोनों में सेम लग रहे थे, m1 और ये m2, जबकि ऑब्जेक्ट क्या थे? ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग था, m1 लेस देन m2 था, और फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं। ठीक, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव कर जाएगा? अब ये सिचुएशन आई कि दोनों की फोर्स तो सेम है भाई, लेकिन मास छोटे बड़े हैं। तो यहाँ पर जो m1 मास जो कि m2 से छोटा है, तो
m1 मास m2 की तरफ मूव कर जाएगा। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो ये हमारी क्लिफ है, ठीक है, और यहाँ पर रस्सी बांधी गई और यहाँ पर एक बंदा इस तरीके से इस क्लिफ पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है इसको पकड़ के, ठीक। और इस क्लिफ का मास ऑब्वियस सी बात है इस बंदे के मास से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब ये फोर्स जितना इस रोप पर लगाएगा, इस रस्सी पर जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये क्लिफ ये रस्सी क्लिफ से बंधी हुई, तो ये क्लिफ भी इस रस्सी पर अपोजिट फोर्स लगाएगी, इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से टेंशन पड़ा है ना क्या होगा, देखो ये क्लिप है यहाँ पर बंधी हुई, तो इस पे जो टेंशन आएगा रस्सी पे, ठीक, ये बंदा भैया ये ऐसे चढ़ रहा है, ठीक, तो इस पे टेंशन दोनों डायरेक्शन में शो होती है। एक टेंशन इस साइड में लगेगी, एक टेंशन का मतलब फोर्स, ठीक है। तो जितना फोर्स ये बंदा इस रस्सी पर लगाएगा उतना ही रस्सी इस बंदे पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। लेकिन क्लिफ इस बंदे की तरफ नहीं आएगी, बंदा इस क्लिफ की तरफ जाएगा। इसको इस तरीके से समझ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है जिसका मास कम होगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा वो बड़े वाले मास की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, फोर्स अगर सेम लगता है, ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो हमारा लॉ था ये न्यूटन का लॉ था। कौलॉम ने क्या किया, कौलॉम ने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरीके से कन्वर्ट कर दिया। देखो उन्होंने क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर ना लेके हम मान लें एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2, ठीक, दोनों चार्ज हो सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर के हों या फिर अलग अलग नेचर के हों। अगर ये अलग अलग नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अगर ये सेम नेचर के होंगे तो ये रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ओके। अगर ये सेम नेचर के होंगे तो ये रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। फिर इन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, देखो यहाँ पर एट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने किससे इसको कंपेयर कराया, इसको इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स की इस इक्वेशन से रिलेट करा दिया, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो Fe बराबर C डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो Q1 Q2 यहाँ पर किसकी जगह पर रखे गए हैं, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के मास की जगह पर रखे गए हैं, जबकि दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो सेम ही है, ठीक है, ओके। तो R स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस है। अब C डैश यहाँ पर क्या है, ये कौलॉम कांस्टेंट, क्या है, कौलॉम कांस्टेंट। जैसे कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौलॉम कांस्टेंट, ठीक है, ओके। हाँ, एक बात याद रखना कि वहाँ पर जो F था, देखो वहाँ पर जो F था, ठीक, तो दोनों मास के ये M1 M2, अब इनके बीच में कोई हम ऑब्जेक्ट अगर रख दें तो इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। कहाँ पर, जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया था, ठीक है, जो फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी मीडियम रख दो, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता था। लेकिन चार्जेस के बीच में ऐसा नहीं है। चार्जेस के बीच में अगर हम कोई मीडियम रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम समझेंगे परमिटिविटी, ठीक है। चलो भाई परमिटिविटी देखते रहते हैं। देखो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Fe बराबर C डैश Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। सीधी सी बात है,
ठीक है। यहाँ पर सी डैश क्या बोला था मैंने, कोलॉम कांस्टेंट होगा, सी डैश बोला मैंने कोलॉम कांस्टेंट होगा। और सी डैश किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आता है, दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आता है, तो वो उस मीडियम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो इफेक्टेड होता है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सी डैश की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन एम। अब ये 4 पाई क्या है, एप्सिलॉन एम क्या है, इसको हम आगे समझते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन एम को समझते हैं। देखो एप्सिलॉन एम का मतलब, देखो एप्सिलॉन का मतलब ही क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी होता है, ठीक है। ये सिंबल है परमिटिविटी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन की डिफिनेशन को पढ़ते हैं, परमिटिविटी की डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस which affect the force between them, permittivity has symbol epsilon। देखो मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टेड होता है उसको परमिटिविटी बोलते हैं, मीडियम की परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो मीडियम है, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है, तो उस एप्सिलॉन के साथ हम सफिक्स यूज़ करते हैं एप्सिलॉन एम। अगर यही मीडियम ना हो, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम ना हो और वो वैक्यूम हो, जैसे यूनिवर्स में दोनों चार्जेस कहाँ पहुँच जाएं, यूनिवर्स में, तो वहाँ पर यूनिवर्स में कोई मीडियम नहीं होगा, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया जाता है। अब देखो इसको समझो भाई, परमिटिविटी को मान लो यहाँ पर एक चार्ज है -Q1, एक चार्ज है Q2, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। अब इनके बीच में हम कोई क्या रख देते हैं, कोई मीडियम रख देते हैं, बोलो, इनके बीच में कोई मीडियम रख देते हैं। और ये चार्ज क्या कर रहा है, ये वाला चार्ज Q1 चार्ज यहाँ पर ये अपनी 100 स्ट्रिंग को भेज रहा है। स्ट्रिंग का मतलब 100 ताकत से को भेज रहा है, 100 स्ट्रिंग को भेज रहा है कि जाओ Q2 को हमारी तरफ खींच लो, 100 स्ट्रिंग, ठीक, 100 स्ट्रिंग को भेज रहा है और कह रहा है जाओ Q2 को हमारी तरफ खींच लो। लेकिन बीच में क्या होने की वजह से, मीडियम की होने की वजह से, ये हमारा मीडियम, बीच में एक वुडन मीडियम है, बोल सकते हो वुडन मीडियम। ये वुडन मीडियम होने की वजह से ये क्या करता है, ये 100 स्ट्रिंग में से कितनी स्ट्रिंग, 60 स्ट्रिंग को क्या करता है, ये मीडियम ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो, ये 100 स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और 40 स्ट्रिंग की परमिशन देता है कि जाओ अब इतनी स्ट्रिंग से उस चार्ज को हमारी तरफ खींच लो, ठीक है। ये समझ लो टूल टैक्स की तरीके से, समझे, टूल टैक्स की तरीके से। ये Q1 क्या बोल रहा है कि Q1 बोल रहा है Q2 से कि जाओ हम इतनी स्ट्रिंग भेज रहे हैं, ये कितनी है, ये 100 स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से तुम हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है। लेकिन बीच में कोई मीडियम आ जाता है भाई, वो क्या करता है, इन 100 स्ट्रिंग से 60 स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो गई, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो गई, 60 की 60 स्ट्रिंग को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और परमिशन कितनी स्ट्रिंग की देता है, वो कितनी स्ट्रिंग की परमिशन देता है, 40 स्ट्रिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो यहाँ पर इसकी परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया 60, ठीक, एप्सिलॉन हो गया यहाँ पर 60। फिर दूसरी तरीके से समझो भाई, ठीक। और फोर्स कितने फोर्स से खींचेगा, 40 के फोर्स से इसको खींच लेगा। नहीं बात समझ में आई, फिर से समझो भाई। देखो Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कि ये
हमारे पास 60 स्ट्रिंग भेजता है कि जाओ Q2 को हमारी तरफ ले आओ। कितनी स्ट्रिंग भेजा इसने? 60 रस्सियों की ताकत भेजी इसको कि जाओ इसको खींच लो। लेकिन बीच में एक मीडियम की होने की वजह से क्या होता है कि 20 स्ट्रिंग को ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है और 40 स्ट्रिंग को रिलीज़ कर देता है कि जाओ इतनी स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, अब जाके इसको खींच लाओ। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हुई? इस मीडियम की परमिटिविटी या एप्सिलॉन m कितना हुआ? 20 स्ट्रिंग। ठीक है। अब बची हुई स्ट्रिंग से ये चार्जेस Q1 चार्जेस Q2 चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो कहने का मतलब है जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी अगर हाई होगी तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर परमिटिविटी लेस होगी तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। बोलो, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर 100 स्ट्रिंग भेज रहा था जिसमें परमिटिविटी कितनी थी? 60। मतलब 60 स्ट्रिंग को वो क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब किए ले रहा था, और 40 को भेज रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 60 स्ट्रिंग है जिसमें 20 स्ट्रिंग को वो कौन मीडियम एब्जॉर्ब किए ले रहा है, और 40 स्ट्रिंग को वो रिलीज़ कर रहा है। कितनी स्ट्रिंग से तुम इसको खींच लो। बात आई समझ में? तो हम इसमें जो रिलेशन बनाएंगे तो वो ये बनेगा कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? परमिटिविटी के। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और परमिटिविटी अगर कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हो गई भाई? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? इस फार्मूले में 1/एप्सिलॉन इतना तो आ गया कि Fe बराबर 1/एप्सिलॉन के केस को हम समझ गए। इतने केस को हम समझ गए। बोलो कि F बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, हम इसको तो समझते हैं Q1 Q2 कहाँ से आया, r² कहाँ से आया, इतना तो समझते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी समझ गए कि 1/एप्सिलॉन m ये कहाँ से आया। ये इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये परमिटिविटी होती है, और ये परमिटिविटी जब ज़्यादा होती है तो फोर्स डिक्रीज़ कर जाता है, और जब कम होती है तो फोर्स इंक्रीज़ कर जाता है। अब बात समझते हैं कि 4 पाई ये कहाँ से आया। ठीक है, 4 पाई की कंडीशन को समझते हैं। अब देखो, हम अगर बात करें एक स्फीयर की, वो कुछ इस तरीके से, ये एक स्फीयर है, और अगर हम मान लें कि इसके मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा है। एक स्फीयर ले लिया और उसके बिल्कुल सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, तो ये चार्ज अपनी स्ट्रेंथ को चारों तरफ क्या करेगा? फैला देगा। बोलो, ठीक, हमको पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r होता है। ठीक है, बोलो, तो ये 4 पाई क्या है? 4 पाई रेडियन में अपनी सारी स्ट्रिंग को फैला देगा। कौन? ये चार्ज जो रखा है सेंटर पर, ये सेंटर पर रखा हुआ चार्ज अपनी स्ट्रिंग को 4 पाई रेडियन, ठीक है, इस एंगल पर चारों तरफ फैला देगा। बोलो, तो अगर इसके आसपास कोई हम एक चार्ज लेके रखते हैं, ये रख दिया एक चार्ज, ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स वो कितना होगा? ये ध्यान से समझो कि इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो किसी एक स्ट्रिंग की वजह से इस पर आएगा। ठीक है, तो अगर पूरे सरफेस पर 4 पाई रेडियन में स्ट्रिंग फैली हुई है, यानी कि 4 पाई F यहाँ पर 4 पाई में लग रहा है, तो एक स्ट्रिंग की वजह से इस चार्ज पर जितना फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई। ठीक, बोलो, बात आ गई होगी समझ में कि एक एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर के सेंटर पर हमने इस चार्ज को रख दिया है, और इस चार्ज के चारों तरफ स्ट्रिंग फैली
हुई हैं 4 पाई रेडियन में, ठीक है। और एक चार्ज जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो उस पर किसी एक स्ट्रिंग की वजह से फोर्स आएगा, वो फोर्स आएगा F=1/4 पाई। तो यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि ये 4 पाई कहाँ से आया और ये एप्सिलॉन कहाँ से आया, ठीक है। Q1 Q2 चार्जेस हैं और R उनके बीच की डिस्टेंस है। इस तरीके से ये फार्मूला बन गया है, ठीक, ओके। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बोलो, अब हम पूछेंगे कि भाई इसकी यूनिट कैसे निकालोगे। किसकी यूनिट? इसकी यूनिट कैसे निकालिए। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर आया कहाँ से? तो अगर हम बात करें यहाँ पर समझो कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन m उधर चला जाएगा, 1/f नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो कैसे निकलेगी भाई। F को हम किससे रिप्रेजेंट, सॉरी, इसकी F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। और Q1 Q2 की, ठीक, इसकी क्या होगी यूनिट? इसकी होगी कूलम, तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर, और R की मीटर स्क्वायर, ठीक। बोलो, इस तरीके से होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन m है, जबकि हमको चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m की, ठीक। तो ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आ रहा है। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, ओके। तो इस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं। अगर हमको फार्मूला पता है तो हम यूनिट आराम से मेज़र कर सकते हैं और साथ ही साथ में डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 ये होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m की जो यूनिट निकालेंगे वो होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप घर में प्रैक्टिस करना, ओके। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो बात होगी वो होगी रिलेटिव परमिटिविटी की। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इसके आसपास क्या है बेटा? इसके आसपास है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, बहुत सारी गैसेस होंगी। बोलो, और इसके बाद है यूनिवर्स, इसके बाद है यूनिवर्स। यूनिवर्स में होता है वैक्यूम। बोलो, वैक्यूम होता है कि नहीं होता? अब अगर हम कोई चार्ज को यहाँ पर रखते हैं Q1 Q2, ठीक है, और एक चार्ज को यहाँ, दो चार्ज को यहाँ पर रखते हैं Q1 Q2। अब हमको ये बताओ कि फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लगेगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा इनके बीच में, ठीक है, या इनके बीच में? कौन सा फोर्स? इसका मान लो F1 है और इसको मान लो F2, ठीक। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? F1 ज़्यादा होगा F2 से या F2 ज़्यादा होगा F1 से? ठीक, बोलो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? अब यहाँ पर तुमको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मीडियम कौन सा है। इस एटमॉस्फेयर में मीडियम है जो वो है गैसेस। गैसेस यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है। तो यहाँ पर मीडियम ना होने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दोनों चार्ज के बीच में अगर मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? F2 के कंपैरिजन में, और F2 डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F2 जहाँ पर है, जहाँ पर F2 लग रहा है, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है? गैसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? तो एक बात समझ लो, नोट में लिखा होगा, अब आपके नोट्स में लिखा होगा, द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस इज मिनिमम देन फोर्स विल बी बिकम मैक्सिमम। अगर दोनों फ्री चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है,
तो परमिटिविटी भी नहीं होगी, और परमिटिविटी अगर कम हो जाएगी तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। हम अभी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ओके। यहाँ पर समझो कि दूसरे टर्म में हम क्या समझते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को। तो यहाँ पर वर्ड से ही हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, परमिटिविटी अभी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक मीडियम की परमिटिविटी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी से कितना ज़्यादा है। जैसे एक शायर बोलते हैं कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दोनों आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो शायर यहाँ पर रिलेट नहीं करा पा रहा है कि हम कितना देखें उसको, लेकिन कलाम ने यहाँ पर रिलेट करा दिया है कि उन्होंने बोल दिया है कि अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में रहते हैं तो वहाँ पर परमिटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी, अप्रॉक्स 0 ही होगी। ठीक है, और वहाँ उसको हम रेफरेंस मान कर अगर दोनों चार्जों के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखते हैं तो उसको हम रेफरेंस मान कर उस मीडियम की परमिटिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? इसको समझो ऐसे, जैसे हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक, इसको बोल दो अर्थ, और इसके आसपास क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। बोलो इस तरीके से एटमॉस्फेयर होगा, और यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं इस चीज़ को, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अगर हम चार्जेस को यहाँ पर रखते हैं और चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं, ये हमारा वैक्यूम है, बोलो ये हमारा वैक्यूम है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि F1 ज़्यादा होगा कि F2 ज़्यादा होगा। ठीक, सीधी सी बात है कि फोर्स F2 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमिटिविटी लोवेस्ट है और यहाँ पर फोर्स कम होगा, F1 कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर F2 ज़्यादा होगा, यहाँ पर परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी होगी तो उसको एप्सिलॉन m बोलेंगे। लेकिन ये इस मीडियम की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन m की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से कितना ज़्यादा है, वही होती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन r बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस माने और एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कितनी ज़्यादा होती है, वही होता है एप्सिलॉन r, जो होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफिनेशन समझते हैं, वो क्या लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द फैक्टर by which the electric field between the charges is decreased relative to vacuum। कहने का मतलब है, सीधी बात है कि वैक्यूम में क्या होगी, परमिटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर उनके बीच में कोई मीडियम हो जाता है, आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर परमिटिविटी जो मीडियम की होगी, वो परमिटिविटी जो वैक्यूम की होगी, वो कितनी ज़्यादा होगी, वो हम किससे पता लगा सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनता कैसे है, ये आया कहाँ से, चलो इसको भी समझ लेते हैं कि ER बराबर हम क्या लिखेंगे, ER लिखेंगे फोर्स इन वैक्यूम। क्या लिखेंगे, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एयर बोल सकते हो, या कोई दूसरा मीडियम भी बोल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ER बराबर फोर्स इन वैक्यूम में भाई क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अपॉन एयर में क्या होगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो अब क्या होगा, 4 पाई से कैंसिल आउट, R² से Q1 Q2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ER बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन m, जो कि आफ्टर सिंप्लीफाई क्या आएगा, EM अपॉन E0। बोलो ओके।
इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओके। अच्छा, ई आर को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई आर को। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। याद रखना ये सब चीज़ें। ई आर को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ई आर की फॉर्म में अगर हम, सॉरी ई आर नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन आर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिख भी सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जो ई आर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक, अब ये 1 क्यों रहती है? ये भी एक क्वेश्चन है कि ई आर बराबर होता क्या है फार्मूला, सॉरी फिर ई आर मुँह से निकल जाता है। एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा एप्सिलॉन एम, ठीक है, रिड्यूस होते 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 कहाँ तक पहुँच सकता है? एप्सिलॉन नॉट तक पहुँच सकता है। बोलो, एप्सिलॉन नॉट तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, बात समझ आ रही? तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या लिखोगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑलवेज 1। ठीक है, फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 होगी। ओके, और किसी मीडियम के लिए एनी मीडियम, ये भी लिख सकते हो, एनी मीडियम हैज़ परमिटिविटी, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़, ई आर को हम क्या लिखते हैं? ई आर बराबर, फिर ई आर मुँह से निकल गया, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम को हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन एम को लिखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ओके, हाँ। अब हम बात करेंगे किसकी? डायमेंशन फार्मूले की। किसकी? डायमेंशन फार्मूले की। कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी होगा क्या? डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, ये क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा। यह कैसे निकाला जाता है भाई? देखो, फार्मूला हमारे पास क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन एम भी बोल सकते हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको डायमेंशन किसका चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले आएंगे, F को कहाँ भेज देंगे? F को हम इसके नीचे भेज देंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, अगर हमको डायमेंशन चाहिए तो हम इसको इस ब्रैकेट में क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखो, ये 1/4 पाई क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? अब डायमेंशन किसकी निकलेगी? F की, Q1 Q2 R स्क्वायर की। बोलो, अच्छा यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? ये चार्जेस हैं, और हमको पता है Q बराबर होता क्या है? I और T। ठीक है, तो अगर Q की डायमेंशन निकालते हैं तो हम डायमेंशन किसकी निकालेंगे? I और T की। तो I की डायमेंशन क्या होती है? A, और T की तो T ही रहती है भाई। बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, Q1 Q2 है तो चार्जेस ही। ठीक, और F की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। ठीक, और Q1 Q2 2 है तो क्या हो जाएगा? AT का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो, और R की डायमेंशन क्या होती है? R की डायमेंशन होती है L, तो R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा भाई? ML³ T-2। अब ये भाई ऊपर जाएगा, जब एप्सिलॉन नॉट की जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो M-1
L माइनस 3, ठीक है, A2 और T की पावर कितना हो जाएगा 4। ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी किसकी, एप्सिलॉन की, ठीक है।